ये वाकया है 10 अप्रैल 1912 का। RMS टाइटैनिक ये अपने वक्त पर दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज था और ये अपने पहले सफर पर निकलता है। ये शिप इंग्लैंड के शहर साउथहैम्प्टन से न्यूयॉर्क तक का सफर कर रहा था। इसमें फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर फेमस एक्टर्स तक सब लोग शामिल थे, सब लोग सफर कर रहे थे। इसमें सफर कर रहे लोगों में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अमेरिका पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जाना चाहते थे। टाइटैनिक की कमांड 62 साल के सीनियर कैप्टन जॉन स्मिथ के हाथ में थी। ये शिप कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 270 मीटर की थी और इसकी ऊंचाई 53 मीटर तक थी। और उस जमाने में भी टाइटैनिक को बनाने में 7.5 मिलियन तक का खर्चा आया था। 7.5 मिलियन डॉलर, जो आज 400 मिलियन डॉलर्स तक बनते हैं। इसमें ऐसी लग्जरी और ऐसी फैसिलिटीज थी जो किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। स्टेन्ड ग्लास मिरर्स, खूबसूरत लकड़ी की पैनलिंग, 2 महल जैसी बड़ी बड़ी सीढ़ियां, एक हॉट वाटर पूल, एक टर्किश बाथ, एक इलेक्ट्रिक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 4 खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक बड़ी लाइब्रेरी। ये सब कुछ इस शिप में शामिल था। और जो फीचर्स, जो फैसिलिटीज इस शिप को बनाने में यूज की गई थी, उसकी वजह से उस वक्त ये कहा जाता था कि ये शिप कभी टूट नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन वो कंपनी जिसने इस शिप को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने तो लोगों के सामने आकर ये तक कह दिया था दैट दिस शिप इज अनसिंकेबल। 12 अप्रैल 1912, सिर्फ 2 दिन बाद ही टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिल चुकी थी। टाइटैनिक शिप को अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए अमेरिका जाना था और उस वक्त सर्दियों का मौसम था और अटलांटिक ओशन पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। टाइटैनिक की क्रू को वार्निंग्स दी गई। उन्हें बताया गया कि अटलांटिक ओशन बर्फ के पहाड़ों और ग्लेशियर से भरा हुआ है और इसमें सफर करना आसान नहीं होगा। और ये कोई मामूली वार्निंग नहीं थी। ये वार्निंग्स मिलने के बाद टाइटैनिक शिप ने 2 बार अपना रास्ता बदला, लेकिन फिर भी अपनी स्पीड कम नहीं की। टाइटैनिक 21.5 नॉट्स की स्पीड से सफर कर रहा था, जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनती है। सफर पर निकले 4 दिन हो चुके थे। 14 अप्रैल 1912 शिप क्रू को 7 और आइस वार्निंग्स मिलती है, पर टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ और इनका क्रू लगातार सारी की सारी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सफर का चौथा दिन भी ढल गया, सूरज गरूब हो गया और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होने लगा। 14 अप्रैल 1912 इस रात आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था, क्योंकि उस जमाने में चांद की रोशनी सफर करने के लिए समुद्र में देखने के लिए बहुत लाजमी होती थी और चांद की रोशनी का मौजूद ना होना भी सफर को और मुश्किल बनाता जा रहा था। हर बड़ी शिप पर सबसे ऊंची जगह एक क्रो नेस्ट होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां से एक आदमी दूर तक नजर रख सकता है और रास्ते में नजर आने वाले किसी भी खतरे को वक्त से पहले ही देखकर कैप्टन को बताता है और शिप को मोड़ दिया जाता है। ऐसे सर्द मौसम में जब हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो, क्रो नेस्ट पर बैठे हुए इस आदमी को बहुत ही लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तेज और ठंडी जमा देने वाली हवाएं आंखों को भी जमाना शुरू कर देती हैं और क्रो नेस्ट पर बैठे उस आदमी के लिए दूर तक किसी भी खतरे को देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 यानी कि 11:39 क्रो नेस्ट पर बैठे इस नाइट गार्ड ने देखा कि सामने कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आने वाला है। सर्दी और धुंध की वजह से ये ग्लेशियर नाइट गार्ड को बहुत ही देर से नजर आया। नाइट गार्ड ने फौरन क्रो नेस्ट पे मौजूद घंटी बजाना शुरू कर दी। उसने 3 बार लगातार घंटी बजाई, लेकिन शिप के क्रू में से कोई भी सुन नहीं पाया। फिर उसने क्रो नेस्ट पे मौजूद फोन को उठाया और सीधा ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर्स को कॉल मिला दी और चीखते हुए बोला कि सामने एक ग्लेशियर है, शिप को फौरन मोड़ा जाए। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतने बड़े शिप को इतने कम फासले से मोड़ना पॉसिबल ही नहीं था। ये ग्लेशियर कोई छोटा ग्लेशियर नहीं था, ये एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था और इसकी ऊंचाई भी शिप पर मौजूद क्रो नेस्ट के बराबर थी। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक इस ग्लेशियर का वजन 1.5 मिलियन टन से भी ज्यादा हो सकता था और आखिर टाइटैनिक इस ग्लेशियर से जा टकराया। टाइटैनिक शिप का सामने वाला राइट वाला हिस्सा इस ग्लेशियर से टकराया और तकरीबन 10 सेकंड तक शिप इस ग्लेशियर के साथ रगड़ खाता रहा और इस इम्पैक्ट से शिप में एक डेंट पड़ गया। शिप की मेन बॉडी में छोटे छोटे सुराख हो गए और शिप को अच्छा खासा नुकसान हुआ। टकराने के कुछ ही सेकंड बाद शिप के कैप्टन और आर्किटेक्ट दोनों उस जगह पर पहुंचे और वो ये देखकर हैरान रह गए कि इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। और जब उन्होंने इस नुकसान का अंदाजा लगाया तो उन्हें पता लग गया कि ये शिप अब डूब जाएगा, इसे कोई नहीं बचा सकता। वो हैरान इसलिए थे क्योंकि उन्हें बताया गया था
और वो ये समझ रहे थे कि ये जहाज इनडिस्ट्रक्टेबल है। और उसके इनडिस्ट्रक्टेबल होने के पीछे दो मेन रीजन थी, क्योंकि टाइटैनिक शिप के पास डबल बॉटम हल था। शिप की मेन बॉडी को, जो बाहर से आप देखते हैं, इसको हल कहा जाता है। और डबल बॉटम हल का ये मतलब था कि इसकी 2 लेयर्स हैं। मतलब अगर बाहर वाली और नीचे वाली लेयर को नुकसान भी पहुंचे तो दूसरी लेयर की वजह से शिप को बचाया जा सकता है। और दूसरी रीजन, शिप के हल को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट्स पूरी तरह से पानी में भर भी जाए तो भी शिप को बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ नोटिस करने की बात यह है कि ये हल बॉडी के निचली साइड पर मौजूद था और जो ग्लेशियर है वो टाइटैनिक की राइट साइड पर टकराया था, जहाँ पे एक सिंगल लेयर मौजूद थी। और ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 कंपार्टमेंट में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था, जबकि लिमिट थी 4, क्योंकि अब 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका था। और ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अब इस शिप को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। और शिप के कैप्टन स्मिथ ने फौरन अपने क्रू को कहा कि करीबी शिप्स को मदद के लिए मैसेज भेजा जाए। क्रू ने रेडियो उठाया और हर तरफ मैसेज भेजना शुरू कर दिया। और उस वक्त टाइटैनिक से सबसे करीब सिर्फ एक ही शिप था, वो था RMS कारपेथिया। और इसने सिग्नल कैच कर ली। इसने टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर से बात की और अपने क्रू को फौरी हुक्म दिया कि टाइटैनिक की तरफ बढ़ना शुरू करें। RMS कारपेथिया, इस शिप ने टाइटैनिक की तरफ बढ़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये शिप करीब होने के बाद भी टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और इसको टाइटैनिक तक पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे लग सकते थे। रेडियो वाला क्रू अपना काम कर रहा था, वो शिप्स को सिग्नल पे सिग्नल भेजता जा रहा था ताकि कोई ना कोई शिप इनकी मदद कर सके। और दूसरी तरफ बाकी क्रू ने आसमान में टॉर्च लहराना शुरू कर दी और रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दिए। ये सिग्नल होता है कि किसी न किसी शिप को आसपास खतरा है और जितने भी करीबी शिप्स इन रोशनियों को देखते हैं वो इनकी तरफ या इस डैमेज शिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और वहाँ कैप्टन स्मिथ ने पैसेंजर को शिप से निकालने की और रेस्क्यू करने की तैयारी शुरू कर दी। प्रोटोकॉल के मुताबिक सबसे पहले औरतों और बच्चों को शिप से भेजा जाना था। लोगों को लाइफ बोट में सवार किया जाने लगा, लेकिन शिप पर मौजूद पैसेंजर्स ज्यादा डरे हुए नहीं थे, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि ये शिप इनसिंकेबल है। इस वजह से पहली लाइफ बोट जो नीचे उतारी गई उसमें जगह 65 लोगों की थी, लेकिन पहली बार तकरीबन 20 के आसपास लोग इसमें गए। ज्यादातर लाइफ बोट्स जिनको शिप से उतारा गया वो आधी आधी खाली जा रही थी और अब बाकी के बचे कंपार्टमेंट्स में पानी भी भरना शुरू हो गया था और शिप एक साइड को टिल्ट हो रहा था, एक साइड को झुकना शुरू हो गया था। और अब पैसेंजर्स को लगने लगा था कि अब चांसेस है कि ये शिप डूब सकता है और अब लोग पैनिक होना शुरू हो गए। पूरे जहाज में, पूरे शिप में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागना शुरू हो गए और रात के 1 बजे तक टाइटैनिक में इतना पानी भर चुका था कि इसका अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। और टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूबने की वजह से पिछला हिस्सा ऊंचा होना शुरू हुआ और प्रोपेलर्स जो टाइटैनिक शिप के सबसे नीचे वाले हिस्से पे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में लहराना शुरू हो गए। अभी ये सब प्रॉब्लम्स चल ही रही थी कि एक प्रॉब्लम और सामने आने लगी। लोग लाइफ बोट पे सवार होने के लिए एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। उसकी वजह ये थी कि टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जो 1200 लोगों को ले जा सकती थी, लेकिन टाइटैनिक पर उस वक्त 2200 पैसेंजर्स थे, 2200 पैसेंजर्स, और लाइफ बोट्स थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। इसका मतलब ये है कि 1500 लोग या तो डूब के मर गए या हाइपोथर्मिया से मर गए। जिन लोगों को तैरना भी आता था वो भी बच ना पाए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर इतना लो था कि कुछ ही सेकंड में किसी को भी जमा सकता था। कहा यह जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिरी लम्हे तक टाइटैनिक पर मौजूद रहे और आखिर में टाइटैनिक के साथ ही डूब गए। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कैप्टन स्मिथ ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता। RMS कारपेथिया जो टाइटैनिक को बचाने के लिए निकला था, ये भी अब टाइटैनिक तक पहुंच चुका था, लेकिन ये 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान पहुंचा। इसको बहुत टाइम लग गया था और बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक, टाइटैनिक शिप पर लाइफ बोट्स उतनी मौजूद नहीं थी जितने पैसेंजर्स थे। दूसरा, टाइटैनिक के रवाना होने से पहले इस पर सेफ्टी ड्रिल्स भी नहीं करवाई गई, जो कि हर शिप पे बहुत ज़्यादा लाजमी होती हैं। इवन कि जिस दिन टाइटैनिक ने अपने सफर पे निकलना था उस दिन भी एक सेफ्टी ड्रिल कराई जाने वाली थी, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने इसको भी कैंसिल करवा दिया, क्योंकि उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता, ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, ये अनसिंकेबल है। अभी ये सब गलतियां सामने आ ही रही थी कि इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक और गलती आई। उस रात जब क्रोनेस पे मौजूद उस नाइट गार्ड ने स्टीयरिंग मैन को शिप को लेफ्ट साइड पर मोड़ने का कहा, उसने इस पैगाम को, इस मैसेज को गलत सुन लिया
और उसने शिप को राइट साइड पर मोड़ और ग्लेशियर के साथ इंपैक्ट होने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी। यूरोपियन इंक्वायरी ऑफिसर्स ने ये भी पाया कि टाइटैनिक शिप को इतनी ज्यादा आइस वार्निंग दी गई, उनको बार बार स्पीड कम करने का कहा गया, लेकिन उन्होंने एक भी आइस वार्निंग नहीं एक्सेप्ट की। उन्होंने स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं की। अब इसके पीछे बहुत सारी रीजंस, बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक फेमस थ्योरी ये भी है। उसकी वजह ये है कि व्हाइट स्टार लाइन, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उनकी तरफ से कैप्टन स्मिथ जो टाइटैनिक को चला रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे, उन पे इतना ज्यादा प्रेशर था कि इस शिप की स्पीड कम ना की जाए और 6 दिन के अंदर अंदर सफर को खत्म किया जाए, ताकि हम दुनिया को बता सके कि ये शिप ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी, बल्कि सबसे ज्यादा तेज चलने वाला शिप भी है। और इसलिए कैप्टन स्मिथ शिप की स्पीड कम नहीं करना चाहते थे। 14 अप्रैल जिस दिन टाइटैनिक डूबा, उस दिन एक और वाकया भी हुआ जब कैप्टन स्मिथ को आइस वार्निंग के मैसेज मिले। उन्होंने ये स्लिप शिप के ब्रिज पर मौजूद जोसेफ को दिखाई, लेकिन जोसेफ ने इन्हें लोगों से और बाकी क्रू से छुपा लिया और पॉकेट में डाल दिया, क्योंकि वो लोग स्पीड को कम नहीं करना चाहते थे। और इस एक इंसिडेंट ने शिपिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो, इसलिए नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए और 1940 में एक आइस पेट्रोल ट्रीटी साइन की गई। बहुत सारे नए रूल्स बनाए गए, बहुत सारी नई ट्रीटी साइन की गई, ताकि आइंदा फ्यूचर में कोई भी ऐसा वाकया ना हो। टाइटैनिक शिप के wreck को ढूंढने में 70 साल लग गए और 1985 में एक अमेरिकन सी एक्सप्लोरर रॉबर्ट बार्ट और एक फ्रेंच सी एक्सप्लोरर, इन दोनों ने मिलकर टाइटैनिक के wreck को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक 3800 मीटर्स नीचे डूबा हुआ मिला, यानी कि 3.8 किलोमीटर समुद्र की तह में मिला। टाइटैनिक शिप के 2 टुकड़े हो चुके थे और दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर पड़े हुए थे और आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने और पानी ने और समुद्र के नमक ने और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अब टाइटैनिक की बॉडी को खाना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया की वजह से टाइटैनिक का wreck हमेशा के लिए समुद्र की तह में से गायब हो जाएगा। लेकिन आज भी 110 से 12 साल बाद भी टाइटैनिक के बारे में लोगों का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। ये आज भी जानना चाहते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। ये एक नेचुरल डिजास्टर था या एक सोची समझी गलती थी। 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनर ने टाइटैनिक 2 बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका ये प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो सका। उसकी काफी वजह है। उसने टाइटैनिक 2 बिल्कुल टाइटैनिक 1 से मिलता जुलता बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और ये भी ऐलान कर दिया कि ये उसी सफर पे, उसी रास्ते पर चलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि लोगों को इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर टाइटैनिक को टाइटैनिक 1 की तरह ही बनाया गया, अगर टाइटैनिक 2 को टाइटैनिक 1 की तरह ही बनाया गया, तो ना ही इसमें वाईफाई होगा और ना ही आज के दौर की तरह मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। तो कौन इस पर सफर करना चाहेगा? शायद इसलिए आज तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये टाइटैनिक 2 का प्रोजेक्ट दोबारा इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि ये ट्रायल के दौरान ही डूब चुका है। आप सबका इसके बारे में क्या कहना है? क्या टाइटैनिक 2 बनना चाहिए? क्या कोई उस पर सफर करना चाहेगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एक थ्योरी तो ये भी है कि जो जहाज जो टाइटैनिक उस दिन डूबा वो एक्चुअली टाइटैनिक था ही नहीं और ये सब इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए किया गया था और इसके बारे में हम आपको बताएंगे अपनी आने वाली वीडियो में। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें और ऑल पे क्लिक लाजमी किया करें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।